हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो दोस्तों? हाजिर हम आज की सारी बड़ी खबरों के साथ ही बात करेंगे आज की ताजा खबरों के बारे में, बड़ी खबरों के बारे में और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, और जानेंगे पूरे भारत में और पूरे विश्व में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कोरोना के पहले केस और लॉकडाउन से अब तक दुनिया के 7 देशों में भारत सबसे सुरक्षित। जी हां दोस्तों, कोरोना से दुनिया के 7 देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन अधिक प्रभावित है। अमेरिका सबसे ज्यादा मरीजों के साथ और सबसे ज्यादा मौतों के साथ टॉप पर है। इन 7 देशों में जब कोरोना का पहला मरीज मिला और वहां की सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, तब तक इन देशों में वायरस को आए 27 से 58 दिन हो चुके थे। भारत में पहला मरीज मिलने और लॉकडाउन की घोषणा तक 55 दिन का समय गुजरा था। इसके बाद भी भारत उस समय से लेकर आज तक इन 7 देशों की तुलना में सबसे सुरक्षित देश है, जहां वायरस का प्रभाव बेहद कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO की स्थित रिपोर्ट में तो यही कहा गया है कि भारत सुरक्षित है। आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे देश तो यही कह रहे हैं कि भारत सुरक्षित है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पहला मरीज 20 जनवरी को मिला और 13 मार्च को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। यानी तब तक 54 दिनों के भीतर अमेरिका में 1264 मरीज मिल चुके थे और 36 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जबकि बात करें कि भारत में, तो भारत में पहला केस 30 जनवरी को केरल में मिला और 24 मार्च को पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहला केस मिलने और लॉकडाउन की घोषणा के बीच 55 दिन हो गए थे और मरीजों का आंकड़ा सिर्फ 434 ही था और केवल 9 लोगों की मौत हुई थी। अगर इटली की बात करें तो इटली में पहला केस भारत से एक दिन बाद मतलब कि 31 जनवरी को मिला। यहाँ की सरकार ने भारत से 3 दिन पहले यानी कि 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। पहला केस मिलने और लॉकडाउन के ऐलान के बीच 58 दिन का समय गुजर चुका था और 47,000 से ज्यादा मरीज इटली में मिल चुके थे और इस वायरस की पुष्टि की गई थी और तब तक वहां 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी थी। अगर बात करें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसे देशों की, तो वहां भी हालात बेहद खराब थे। वहां जब पहला केस मिला था और जब उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया, इसके बीच बहुत सारे लोग संक्रमित पाए जा चुके थे और बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो चुकी थी। लेकिन अब हम इन 7 देशों की कंपैरिजन करें भारत के साथ, तो भारत में 55 दिन मतलब कि जब पहला मरीज मिला था और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, वो 55 दिनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत में संक्रमितों की संख्या भी बहुत कम थी और मरने वालों की संख्या तो 2 डिजिट में भी नहीं थी, मतलब कि 10 से नीचे, यानी कि 9 लोगों की मौत हुई थी। और इसीलिए दुनिया के ज्यादातर देश कहते हैं कि भारत इन 7 देशों की तुलना में बहुत ही सुरक्षित है। अपराध शाखा की जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा, 150 से अधिक देशों से मरकज में आता था पैसा। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच में सामने आया है कि मरकज से लोग विदेश भी जाते थे, जिनका उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं बल्कि पैसा लाना था। पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इन्हें पैसा देते थे। साथ ही जांच में ये बात भी सामने आई है कि मरकज से लोग चीन भी गए थे और चीन से लोग मरकज में भी आए थे। जांच से जुड़े अपराध शाखा के पुलिस मुख्यालय में बैठने वाले अधिकारी ने बताया कि मरकज से 150 से ज्यादा देशों में जाने की बात सामने आ चुकी है। मरकज से जुड़े लोगों को दूसरे देशों में कहने को धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, लेकिन असल में उनका उद्देश्य वहां से पैसा लाना था। धर्म प्रचार करने के नाम पर विदेशों से पैसा इकट्ठा किया जाता था। मरकज से जाने वाला व्यक्ति खुद ही अपना विदेश जाने का खर्च भी उठाता था। हैसियत के हिसाब से व्यक्ति को विदेश भेजा जाता था। यदि कोई पैसा वाला है तो उसे विदेश भेजा जाता था और अगर किसी के पास कम पैसे है तो उसे भारत में ही भेजा जाता था। मरकज के खातों में विदेश से बड़ा फंड आया है। संगम विहार में रहने वाले जिस जमाती ने संगम विहार एवं देवली में जो 3 हॉटस्पॉट बनाए हैं, वह मरकज के कहने पर फिजी गया था। फिजी से दिल्ली आने के बाद वह अपने घर जाने के बजाय मरकज में गया था और वहीं 3 दिन रहा था। बात भी सामने आई है कि मरकज में चीन से भी 9 जमाती आए थे। इन जमातियों को पुल ब्रह्मापुर रेलवे कंपाउंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कोरोना वायरस के इस माहौल के बीच राहत भरी खबर, 24 घंटों में 540 लोगों ने कोरोना को दी मात, 15% दर से ठीक हो रहे मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में देश को मिल रही कामयाबी के बीच अब तकरीबन 15% की रफ्तार से मरीज ठीक हो रहे हैं। वहीं 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। इसी बीच देश में सोमवार तक संक्रमितों की कुल संख्या 18,000 के पास पहुंच चुकी है, जबकि 559 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वहीं 2900 मरीज स्वस्थ
स्वस्थ भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 540 मरीजों ने कोरोना को पूरी तरीके से मात दे दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमण की चपेट में 32 राज्यों के 408 जिले आ चुके हैं। वहीं देश के 36% मरीज सिर्फ 17 जिलों में से है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में 6205 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब 7.5 दिनों में कोरोना के मामले 2 गुने हो रहे हैं। पहले 3.5 दिनों में संक्रमितों की संख्या 2 गुना हो रही थी। मतलब कि ये अच्छी खबर है कि कोरोना संक्रमण अब थोड़ा धीरे हो चुका है। इसके बावजूद हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अग्रवाल ने बताया कि गोवा सहित कुछ राज्यों से राहत की खबर भी सामने आई है। कई जिलों में अब तक नए केस सामने भी नहीं आए हैं। इसी अच्छी खबर के बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है। देश में तकरीबन 80% मरीज ऐसे मिले हैं जिनमें वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते। जरूरी नहीं कि अगर किसी को संक्रमण आज हुआ है तो उसका लक्षण अगले 7 दिनों में मिले। कोरोना वायरस इन यूपी, रायबरेली में 35 जमाती संक्रमित, आगरा में मिले 28 नए मामले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1300 के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें से अब तक 129 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। कई जिलों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जिसने कोरोना के सामने विजय हासिल कर ली है। उन 8 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि लखनऊ में 68 सैंपलों की जाँच की गई, जिनमें से 35 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें रायबरेली के 2 और सहारनपुर के 31 जमाती शामिल है। वहीं 2 अन्य संक्रमित किसी और शहर के कहा जा रहा है। बताया गया है कि इसमें से पहले भी इन जमातियों की जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। दिल्ली गाजियाबाद के बीच यातायात का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और वैध पास रखने वालों को ही आवागमन की अनुमति दी जा रही है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत एकदम से नाजुक, ब्रेन डेड होने की अटकलें। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक बनी हुई है। किम हाल ही में 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के उत्सव में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। वह 4 दिन पहले एक सरकारी बैठक के दौरान दिखाई दिए थे। एक और अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि किम के स्वास्थ्य को लेकर जारी चिंता विश्वसनीय है, लेकिन गंभीरता का आकलन करना कठिन है। हालांकि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि वह ब्रेन डेड हो गए होंगे। दक्षिण कोरिया की ऑनलाइन साइट का जो उत्तर कोरिया की खबरें देती है, उनके मुताबिक 12 अप्रैल को किम हार्ट एवं रक्त वाहिकाओं के संबंधित प्रक्रिया से गुजरे थे। न्यूज साइट के अनुसार उन्हें इस प्रक्रिया से इसीलिए गुजरना पड़ा क्योंकि वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं। उत्तर कोरिया अपने नेता से जुड़ी खबरों को पूरी तरीके से नियंत्रित करता है और उन्हें वहां एक देवता के समान पूजा जाता है। वहीं मंगलवार को दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो अमेरिकी रिपोर्ट पर गौर करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किम जोंग उनकी हालत एकदम से नाजुक है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया में प्रेस के पास किसी भी तरीके की आजादी नहीं है, इसीलिए वहां वही छिपाता या फिर दिखाया जाता है जो कि सरकार चाहती है। किम आखिरी बार 11 अप्रैल को मीडिया के सामने आए थे। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकत, इमरान खान ने निगरानी सूची से हटाए 1800 आतंकियों के नाम। जी हां दोस्तों, दुनिया जहां इस समय कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है, वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान के लीडरशिप वाली सरकार ने 1800 आतंकियों को चुपके से निगरानी सूची से हटा दिया है, जिनमें से मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर जकीउर रहमान भी शामिल है। इमरान सरकार ने निगरानी सूची से आतंकियों के नाम हटाने की जानकारी अमेरिका की एक एजेंसी ने दी है। आपको बता दें कि पहले इस सूची में 7600 आतंकवादी थे जिस पर निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 18 महीनों में इसमें मौजूदा नाम घटकर 3800 रह गए हैं। मतलब कि बाकी के नाम पाकिस्तान ने या फिर कहे कि इमरान सरकार ने चुपके से हटा दिए हैं। प्रयागराज में 16 जमाती और इलाहाबाद विवि के प्रोफेसर सहित 30 गिरफ्तार, मरकज में हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा कई बार कहे जाने के बावजूद अब भी राज्य के कई हिस्सों में जमाती छुपे हुए हैं और इनकी सूचना नहीं दे रहे। सोमवार को प्रयागराज में जमातियों के छुपे होने की खबर मिलने पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की और 30 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में क्वारंटाइन किए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं 16 विदेशी जमातियों सहित कुल 30 लोग शामिल है। विदेशियों की गिरफ्तारी
कार्रवाई फॉरेनर एक्ट के तहत की गई, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर के खिलाफ जमातियों को गुप्त रूप से शहर में शरण दिलाने के आरोप में और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले शाहगंज के काटजू रोड के पास स्थित अब्दुल्ला मस्जिद मुसाफिर खाने में 31 मार्च को इंडोनेशिया के 7 नागरिकों समेत 9 लोग पकड़े गए थे। ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए थे। इसी तरह करेली के हेरा मस्जिद में थाईलैंड के 9 नागरिकों सहित कुल 11 जमाती मिले थे। पुलिस ने बताया कि इन सभी को मंगलवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। कच्चे तेल की कीमत में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, जाने भारत को कितना होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, 1986 के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे चली गई है। कोरोना वायरस संकट के कारण कच्चे तेल की मांग में कमी आई है और तेल के सभी भंडार जितना स्टोर कर सकते थे वो पूरा का पूरा स्टोर कर चुके हैं और अभी जगह नहीं है। सोमवार को बाजार में कच्चा तेल की कीमत शून्य से नीचे $37.63 प्रति बैरल पहुंच गई है। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। खपत का 85% हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है। इसीलिए जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को इसका फायदा जरूर होता है। तेल सस्ता होते ही स्थिति में आयात में कमी नहीं पड़ती, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड कम हो जाता है। इससे रुपये को फायदा होता है क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मजबूती आती है, जिससे महंगाई भी काबू में आ जाती है। सस्ते कच्चे तेल से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें कम रहेगी। आपको बता दें कि भारत जहां से क्रूड ऑयल आयात करता है वहां $1 की भी कमी आती है तो भारत का आयात बिल तकरीबन 29,000 करोड़ डॉलर कम होता है। यानी $10 की कमी आने से तकरीबन $2,90,000 की बचत होगी। अगर सरकार को इतनी बचत होती है तो जाहिर है कि पेट्रोल, डीजल और अन्य फ्यूल के दाम पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं।